Hello students, how are you? Students, in the previous video I have already done about revision of vector concept. Now in this video we will start our first chapter of module 1, that is electrostatics. So students, what do you mean by electrostatics? I have already told about electrostatics. Electrostatics is a science in which we study about charges and their effects when they are static or when they are in rest. मीन्स स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऐसे फिनोमेना को पढ़ने हैं जो रिलेटेड टू चार्ज हैं, और चार्ज जो है वो शर्त ये है कि चार्ज जो है वो क्या होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी वजह से कौन कौन से फिनोमेना क्रिएट होते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आप देखते हो, फील करते हो, तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन जो की पॉइंट है वो चार्ज है। यहाँ देखिए ना, मैंने लिखा है कि स्टडी अबाउट चार्ज, तो इसका जो मेन की पॉइंट है स्टूडेंट्स वो चार्ज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? तो आपने पहले से सुन रखा होगा कि चार्ज किसी भी मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो तरह तरह के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करती है, जनरेट करती है। या आप यूँ समझ लीजिए कि अगर चार्ज नामक शब्द नहीं होता, चार्ज नामक कोई चीज़ नहीं होती, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने जो इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं वो शायद उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स देखते होंगे। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने घर का स्विच ऑन किया और पंखा चलने लगा, बल्ब ऑन हो गया, ट्यूबलाइट ऑन हो गया, तो ये सब स्टूडेंट्स क्या है, ये सब इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट्स को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो यूजिंग चार्ज। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि चार्ज मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक मैं एक्सपेरिमेंट करके आपको थोड़ा सा और फील कराता हूँ। एक्चुअली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड कोई इफ़ेक्ट अगर आप लोग शायद देखे भी होंगे, जैसे आपने बचपन में बहुत खेला होगा कि यहाँ देखिए मैंने कुछ पेपर के पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं और ये स्केल है। स्केल को जब मैं इस पेपर के पीस के पास ले जा रहा हूँ तो कोई हरकत नहीं हो रही है, आप देख रहे हो ना। लेकिन अगर इसी स्केल को मैं अपनी बालों पे कस के रगड़ के, आपने बचपन में ऐसा किया होगा, बहुत ऐसे खेला होगा आपने कि स्केल को बालों पे कस के रगड़ के जब मैं इसके पास ले आ रहा हूँ, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, स्केल जो है इन पेपर के पीसे को अट्रैक्ट कर लिया। ये आप खुद भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, पहले क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा था, अब अट्रैक्ट क्यों कर लिया? तो आप इसका रीज़न देते हो कि इसी स्केल को जब हमने बालों पे रगड़ा तो इस पर क्या क्रिएट हो गया, चार्ज। तो आपने इस फेनामेना को एक्सप्लेन कैसे किया? तो चार्ज की मदद से। तो चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत सारे फेनामेना, और वो फेनामेना जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड हैं उनको एक्सप्लेन करती है। जैसे स्टूडेंट्स, आपने मोशन फेनामेना को 11th क्लास में मोशन फेनामेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपने मास की मदद ली, मास से सारा मोशन आपने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनामेना को हम चार्ज से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको चार्ज समझ में आ गया होगा कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है। अब स्टूडेंट्स, चार्ज से कुछ रिलेटेड बातें, कुछ बेसिक बातें, उसको ज़रा हम लोग कर लेते हैं यहीं पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, आप स्क्रीन को पॉज करके ये सारी चीज़ें आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। तो चार्ज का जो नोटेशन होता है स्टूडेंट्स, जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे हम चार्ज को लिखते हैं, तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, आप किसी भी लेटर से आप लिख सकते हो, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से।
तो ये चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली ये इसका जो पूरा सही वर्ड है वो अमाउंट ऑफ चार्ज है। जैसे भाई स्केल पे कितना चार्ज है, तो भाई कितना चार्ज है, तो कितना का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की यूनिट स्टूडेंट्स क्या होती है, कूलम होती है। ये आपको पता भी होगा, एक साइंटिस्ट के नाम पे चार्ज का यूनिट रखा गया है कूलम। तो यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज, ये भी आप जानते होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज का एक एग्जांपल बताइए, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। आपने एटम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो चार्ज क्रिएट करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का बड़ा अहम रोल है। इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। तो भाई कितना होता है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू ये होती है, ये शायद आपको पता भी होगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मीन्स स्टूडेंट, अगर कहीं भी आपके नोट्स में या बुक में या मैं ही आपको अगर ई लिखता हूं तो आप समझ जाइएगा, ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई मीन्स एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो था स्टूडेंट्स चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास स्टूडेंट कितना होता है, तो ये देखिए मैंने लिख रखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। थोड़ा सा हैवियर होता है न्यूट्रॉन एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, बट ठीक है, आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले सकते हो। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1000 गुना, या आप कह लो कि ठीक है 1000 गुना ज़्यादा है। प्रोटॉन का मास जो है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन 1000 टाइम 1000 टाइम्स ग्रेटर है प्रोटॉन। इट मीन्स अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के मूव करने की या प्रोटॉन के मूव करने की, तो आई थिंक दैट कि इलेक्ट्रॉन को मूव करना ज़्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन। क्योंकि देखिए ना, प्रोटॉन का मास मतलब एनर्जिया ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, कुछ बेसिक बातें थी रिगार्डिंग चार्ज। यहाँ देखिए एक चीज़ मैं और भी लिख रखा हूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टूडेंट्स। मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, दुनिया का कोई भी मैटर हो, उस मैटर का सबसे जो छोटा से छोटा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। हालांकि रीसेंट रिसर्च के आधार पे इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स खोज लिए गए हैं जिनको क्वार्क्स बोलते हैं, और वो 1/3 या 2/3 या मतलब आप यूँ कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन से भी कम वैल्यू का होता है क्वार्क्स। तो खैर ये तो मैं ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया, इस पे आपको बहुत फोकस नहीं करना है। अभी हमारा जो कंसर्न है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम क्या लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेके चलेंगे। तो ये तो था कुछ बेसिक बातें अबाउट चार्ज, अबाउट इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट्स आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि भाई चार्ज को कैसे क्रिएट करते हैं। भाई हमने इस स्केल को बाल पे रगड़ा तो इस पे चार्ज आ गया, तो भाई जब इसको बाल पे मैंने अपने फ्रिक्शन किया तो इस पे क्या ऐसी चीज़ हुई कि चार्ज आ गया। तो हाउ टू क्रिएट चार्ज स्टूडेंट्स, तो एक वर्ड में आप बोलोगे कि चार्ज को कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ देखिए चार्ज को कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। स्टूडेंट जब मैंने इस स्केल को अपनी बालों पे रगड़ा तो
हुआ क्या कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ। हो सकता है इस स्केल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरी बालों में चले गए हो, या मेरी बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस स्केल पे आ गए हों। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा किसी बॉडी से, तो पक्का है कि वो चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज कोई हमारे पास मैटर है और उस मैटर से किसी भी तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल दिया। इस मैटर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जब भी कोई मैटर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ से डिटैच होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हमेशा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। हमेशा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आप सोचिए ना कि इलेक्ट्रॉन भाई नेगेटिव चार्ज है, और जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज की कमी हो रही है। तो इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो, नेगेटिव चार्ज की कमी मतलब उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे, जब कोई मैटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, मीन्स वो मैटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि सपोज अगर कोई मैटर है और वो पहले न्यूट्रल था, ध्यान से सुनिएगा, वो पहले न्यूट्रल था और हमने उसमें कुछ ऐसा किया कि वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो बताइए उसके मास पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? क्या उसका मास चेंज हो गया या वही रहा? तो आप इस थोड़ी देर सोचिए। चलिए अगर आपने सोच लिया है तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रल था तो उसका मास था m, लेकिन जब हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन डिटैच कर दिया। तो और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, कुछ फाइनाइट मास होता है ना इलेक्ट्रॉन का, 9.1 10 - 31 kg अभी मैंने बताया है। तो जाहिर सी बात है जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मास में कमी आएगी। तो अगर कोई मैटर पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उसके मास में कमी हो जाएगी, और नेगेटिवली चार्ज है तो उसके मास में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब फिर से आपके मन में खलबली मच रही होगी कि यार इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, क्यों नहीं प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करते हैं? तो एक तो रीज़न मैंने आपको यही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, या प्रोटॉन का मास बहुत हैवियर होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप समझिए, इलेक्ट्रॉन को डिटैच करना एटम से या इलेक्ट्रॉन को हिलाना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इस बात को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सपोज़ ये कोई एटम है, ये कोई मैटर है, और भाई आपको पता होगा कि कोई भी मैटर जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, बहुत सारे एटम से मिल के बना है। तो अब उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो अब बताइए इसमें क्या है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स एक मिसकॉन्सेप्ट हमारे अंदर ये होता है कि हम सोचते हैं कि भाई इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये निगेटिवली चार्ज होगा। तो नहीं भाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। मतलब जितने निगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज भी हैं। मतलब ये पूरा मैटर जो है वो क्या है? न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। भाई जिस पे कोई चार्ज नहीं होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये जो मैटर है वो पूरा क्या है? न्यूट्रल है। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस मैटर के न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करूंगा मैं किसी भी विधि से, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं, तो इसके न्यूट्रलिटी को डिस्टर्बेंस करने का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन करेंगे, हम उसमें चेंजिंग करेंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ही क्यों चेंजिंग करेंगे, क्यों नहीं प्रोटॉनों में करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये एटम का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो बाहरी पार्ट है, ये आउटर मोस्ट सेल जिसको आप बोलते हो, उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो एटम से किसको फ्री करना, किसको डिटैच करना ज़्यादा इजी होगा? तो इलेक्ट्रॉन को। भाई प्रोटॉन तो आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि ये न्यूक्लियस में है और भारी भी है इलेक्ट्रॉन से। तो प्रोटॉन को तो आप हिला नहीं सकते हो, तो बचा क्या भाई? इलेक्ट्रॉन ही बचा। तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डिटैच किया जा सकता है। इसीलिए किसी भी मैटर पे चार्ज को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स आंसर है ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो जहाँ है वहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन ही हिलता डुलता है। तो इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या तो इलेक्ट्रॉन उस पर आएगा। तो स्टूडेंट्स मेन जो है वो
न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना है, किसी भी मैटर के न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करना है, और वो हम डिस्टर्ब करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंजिंग करके, मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैटर में चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं। तो देयर आर सेवरल मेथड्स टू डिस्टर्ब न्यूट्रलिटी ऑफ एनी मैटर, या बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन का हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ये आपको दिख रहा है, मैंने बहुत काफ़ी छोटे में लिखा है, थोड़ा सा इसको जूम करके आप देख लीजिएगा। ये देखिए पहला मेथड होता है इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दिया स्केल वाला। भाई स्केल था, मैंने बालों पे रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो ये स्केल क्या हो गया, चार्ज हो गया। दूसरा कंडक्शन, थर्ड वन इज इंडक्शन। ये तीनों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन की में कैसे हम चार्ज क्रिएट करते हैं। एक स्टूडेंट्स होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे भी कोई भी मैटर चार्ज हो सकता है, ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक और होता है स्टूडेंट थर्मो आयनिक इमिशन। तो आपको इन दोनों पे बहुत फोकस नहीं करना है, ये तीन आपके लिए मेन है, तीन इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। तो ये तो था स्टूडेंट्स कैसे हम किसी मैटर को चार्ज करते हैं, कैसे भी किसी भी पार्टिकल को हम कैसे उसको चार्ज करते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज जो है वो हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर मीन्स सपोज ये कोई सिस्टम है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं, और पार्टिकल्स पे चार्ज है, सपोज स्टूडेंट्स इस पे 2 कूलम है, इस पे -8 कूलम, 5 कूलम और 10 कूलम है, प्लस 10 कूलम प्लस 5 कूलम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, तो सारे चार्ज को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करोगे तो कितना होगा, चलिए ऐड कीजिए। और सबसे पहले टोटल चार्ज क्या हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, +2 प्लस -8 प्लस +5 प्लस 10। तो आप इसको मैथमेटिकली ऐड कीजिए। ये देखिए 10 और 5 15 और 2 17, और 17 -8 11, तो 11 कूलम हो गया। तो ये आपने देखा एडिटिव नेचर, मतलब आपको टोटल चार्ज निकालना है तो सीधे सीधे आप उसको ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स स्टूडेंट्स अगर सेम चार्ज है तो उसके बीच रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। ये आप शायद जानते भी होंगे। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वैसे ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है, न ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हमेशा चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। मीन्स स्टूडेंट्स इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उस सिस्टम में बाहर से कुछ इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। सपोज़ ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम की मैंने ये बाउंड्री बना दी, तो इस बाउंड्री के बाहर जो भी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग का इस सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को स्टूडेंट्स बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा स्टूडेंट्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। और थोड़ा और भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सपोज स्टूडेंट्स ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसे 2 पार्टिकल थे या 2 बॉडी थी, और दोनों बॉडी अनचार्ज थी, इन पे कोई चार्ज नहीं था। फिर हमने इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र किया, और ऐसा करने से एक पे आ गया +2 कूलम। तो अब बताइए दूसरे पे कितना आएगा। इस पे अगर चार्ज की बात करें तो कितना आएगा स्टूडेंट्स। तो भाई हमने क्या कहा, कांस्टेंट चार्ज जो है वो कांस्टेंट होता है, मतलब Q इनिशियल इक्वल टू Q फाइनल। तो पहले चार्ज कितना था, 0। अब कितना चार्ज हो गया,
तो एक पे हो गया +2, दूसरे पे निकालना है तो दूसरे का चार्ज मान लीजिए Q, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स -2 कूलम। तो दूसरे वाले बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा -2 कूलम। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है ये। देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू। यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है डिस्क्रीट वैल्यू। तो चलिए इसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं कि आपके क्लासरूम में हाउ मेनी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि सर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं कहोगे कि हम मेरी क्लास में जो है 30.3 स्टूडेंट्स हैं या 20.5 स्टूडेंट्स हैं या 15.5 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे आप कभी नहीं कहोगे। मीन्स आपके क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है? डिस्क्रीट है। उनकी वैल्यू क्या है? डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब होता है पैकेट्स के फॉर्म में, 10, 20, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीजर में। डिस्क्रीट का मतलब होता है इंटीजर। तो कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में नहीं होगा, किस में होगा? इंटीजर में होगा, जिसको हम डिस्क्रीट वैल्यू बोलते हैं। तो और जो भी क्वांटिटी डिस्क्रीट वैल्यू रखती है उसको हम क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो जिस तरह से स्टूडेंट्स आपके क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वांटाइज्ड होते हैं, वैसे ही चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लिया ये कोई मैटर है, तो यहाँ से मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम, भाई सबसे स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच करोगे या इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करोगे, तो हमेशा ऐसा थोड़े ना है कि 3.5 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे या 4.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है या 1/3 इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही कह चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा पार्टिकल है। यानी मिनिमम आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिटैच या मिनिमम इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड कर सकते हो 1e। इससे कम आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन से कम का ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो मिनिमम तो 1 होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है और कितना हो सकता है? तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन से कम का पार्टिकल होगा ही नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मैटर पे जो चार्ज क्रिएट होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए ना, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र करने का जो संख्या है वो क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू है। वो पॉइंट में नहीं है, वो इंटीजर में है। इसीलिए हम चार्ज को क्वांटाइज्ड बोलते हैं। चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होती है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ही यही हुआ स्टूडेंट्स कि किसी भी मैटर पे चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, n इज एलिमेंट ऑफ i। i मीन्स इंटीजर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ n शुड बी इंटीजर। तो n हमेशा इंटीजर होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Q जो है उस मैटर का, उस मटेरियल का चार्ज है। अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। भाई चार्ज जो है, चार्ज की जो अमाउंट ऑफ चार्ज है उसकी वैल्यू रेफरेंस फ्रेम से इंडिपेंडेंट होती है। भाई ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है, इसको आप कहीं और लेके चले गए या किसी और रेफरेंस में देख रहे हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं, चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वो रेफरेंस फ्रेम से, ये मीन्स आप किसी भी रेफरेंस में उसको देखो, किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में देखो, चार्ज की वैल्यू सदैव क्या होगी? कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। भाई आप चार्ज कैसे क्रिएट कर रहे हो?
पार्टिकल, पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे हो तो वहाँ से आप क्या कर रहे हो, मास में चेंजिंग कर रहे हो। मतलब बिना मास के चार्ज का होना संभव ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मास नहीं होगा और चार्ज की वैल्यू होगी। और मैं शुरू में ही लिख दिया हूँ कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो कभी भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा कि मास जीरो है तो चार्ज की वैल्यू नॉन जीरो है। अगर मास जीरो है तो पक्का है कि चार्ज भी जीरो होगा, क्योंकि बिना चार्ज के बिना मास के चार्ज संभव नहीं है, क्योंकि बिना मास के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र संभव नहीं है, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र संभव नहीं है, इसका मतलब चार्ज की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ज़ीरो है। तो अगर मास जीरो है तो ये पक्का है कि चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। बट इसका कन्वर्स, इसका उल्टा स्टूडेंट्स वो सही हो सकता है कि अगर चार्ज की वैल्यू जीरो है तो उस पे उसका जो मास है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मास में बी और मे नॉट बी जीरो। मतलब मास जीरो, सपोज कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो कोई पार्टिकल नहीं है स्टूडेंट, तो मास कितना है, जीरो है, और चार्ज तो जीरो होगा ही होगा, क्योंकि मास जीरो है तो चार्ज भी जीरो होगा। लेकिन सपोज ये कोई बॉडी है और ये बॉडी न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल है तो इस पर नेट चार्ज स्टूडेंट्स कितना है, जीरो। बट इस बॉडी का कुछ मास तो है ना, यस इसका मास है, तो मास जीरो नहीं है बट चार्ज जीरो हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर मास जीरो है तो चार्ज को जीरो होना ही होना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब ही यही हुआ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। ये देखिए मैंने लिखा है कि चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन पे आप कोई फोर्स लगाते हो, सपोज आप 1 न्यूटन का ही फोर्स लगा लीजिए, बहुत कम वैल्यू मैंने लिया फोर्स का, 1 न्यूटन का ही आप फोर्स लगाते हो, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा स्टूडेंट्स। भाई एक्सेलरेशन इक्वल टू हमने पढ़ रखा है F/m। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, -31 kg है, और उस पर आप हल्का सा ही फोर्स लगाओगे तो बहुत भयानक एक्सेलरेशन पैदा करेगा। भाई उस पार्टिकल के अंदर बहुत भयानक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, और वो एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन को बहुत भयानक वेलोसिटी देगा, और वो वेलोसिटी लगभग लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होगी, लाइट के वेलोसिटी के कंपेरेबल होगी। तो क्या स्टूडेंट्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लाइट के कंपेरेबल स्पीड से अगर फ्लो कर रहा है तो क्या उसके चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी कि वही रहेगी? तो आंसर इज वही रहेगी। चार्ज की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे वो पार्टिकल रेस्ट में हो, चाहे वो पार्टिकल किसी भी स्पीड से फ्लो कर रहा हो, किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब यही हुआ कि चार्ज चाहे रेस्ट में हो, चार्ज चाहे मोशन कर रहा हो, चाहे किसी भी स्पीड से मोशन कर रहा हो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो उस पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर चार्ज जो है वो लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव कर रहा है तब भी उस पर चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगी। बट स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट में रहेगा तो उसका मास तो ठीक है भाई इतना होगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगेगा, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आ जाएगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा। आपने स्टूडेंट्स एक फार्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू m0, ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, 1 - v/c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी पार्टिकल के अंदर वेलोसिटी है तो ये देखिए अगर वेलोसिटी है तो पक्का है कि उसका मास चेंज हो जाएगा भाई। और ये देखिए m0 का मतलब होता है रेस्ट मास, मतलब उस पार्टिकल का मास जब वो पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अगर वो पार्टिकल v स्पीड से दौड़ने लगे तो उसका मास देखिए ये m हो जाएगा। और m यहाँ इस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो उसके मास में इंक्रीमेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए ना, आप देख लीजिएगा मैथमेटिक्स से, भाई ये बढ़ेगा, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो नीचे वाला टर्म क्या होगा, घटेगा,
और नीचे वाला टर्म अगर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा, तो जाहिर सी बात है मास की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, बट उसका मास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपके मन में खलबली मच रही होगी, सर हमने 11th क्लास में तो ऐसा नहीं किया था, कार हमारी 200 किलोमीटर पर आवर से या 200 किलोमीटर पर 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी सर, तो उसका मास तो हम कांस्टेंट ले रहे थे, उसका मास हम चेंज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सी V/c है फार्मूले में, c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सपोज आपकी कार जो है वो मान लीजिए 100 मीटर पर सेकेंड से ही चल रही हो, तो 100 मीटर पर सेकेंड, भाई जो कार है वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो 100 मीटर पर सेकेंड इज़ वेरी वेरी स्मॉलर क्वांटिटी देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसमें रखोगे तो ये जो c है ये इसको खा जाएगा। आप देखिए ना, V/c की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी, एक से बहुत छोटी आएगी। अब बहुत छोटी का मतलब ये वाला टर्म जो है वो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए m और m0 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, सेम। तो वहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी, मतलब ऐसी स्पीड नहीं थी जो लाइट के कंपेरेबल स्पीड हो। भाई m की वैल्यू, m और m0 में फ़र्क तभी आएगा जब ये v जो है वो c के आसपास हो। अगर c से बहुत दूर है, बहुत कम है, तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मास में। लेकिन अगर ये v c के पास है, c के कंपेरेबल है, तो फिर मास में इफेक्ट पड़ जाएगा। तो हमारी कार ऐसा थोड़ा ना है कि लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चल रही थी, नहीं चल रही थी, या कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड कंपेरेबल स्पीड से नहीं चल रहा था, जो हमने क्लास 11th में मैकेनिक्स में जो न्यूमेरिकल्स लगाएं। इसलिए हम मास को वहाँ पे कांस्टेंट ले रहे थे। मास तभी चेंज होगा जब वेलोसिटी सफिशिएंट होगी, मतलब सफिशिएंट का मतलब कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी, तभी मास में चेंजिंग होगी स्टूडेंट्स। तो वहाँ इसलिए मास नहीं चेंज हो रहा था। बहरहाल थोड़ा टॉपिक से मैं हट गया। मेन ये है कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, जिसको हम इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप दैट स्टूडेंट्स ये सारे आपको प्रॉपर्टीज समझ में। तो स्टूडेंट्स जरा सारी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, बट इस बार थोड़ा सा मास से कंपेयर करके रिकॉल करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में मैंने चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है, और डिटेल में नहीं लिख रखा है। तो इससे क्या होगा कि चार्ज और मास में डिफरेंस भी पता चल जाएगा और साथ चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज भी एक बार रिकॉल हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए, चार्ज जो है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब चार्ज की वैल्यू, Q की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है। लेकिन मास स्टूडेंट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। भाई कभी भी ये निगेटिव मास नहीं होता है, हमेशा मास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो पहला डिफरेंस ये है। 2 चार्ज के बीच हमेशा अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लग सकता है। भाई 2 चार्ज मैंने बताया था, लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा बस। बट मास, 2 मास है, उन 2 मास के बीच हमेशा क्या लगेगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन ही लगेगा। भाई आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि 2 मास एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कभी भी मास एक दूसरे को रिपेल नहीं करता है स्टूडेंट्स, बट चार्ज रिपेल और अट्रैक्ट दोनों कर सकता है। फिर मैंने बताया कि अगर चार्ज की वैल्यू 0 है तो पक्का है कि मास की वैल्यू 0 होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि मास 0 होगा और चार्ज नॉन 0 होगा। मतलब चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट मास 0 है, सॉरी अगर हाँ मास 0 है तो चार्ज तो 0 होगा ही होगा, और अगर चार्ज 0 है तो पक्का है कि स्टूडेंट्स मास भी 0 होगा ही होगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट होता है, मैंने बताया था, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, बट मास जो है वो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, वेरिएंट होता है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज्ड भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। भाई 1.5 kg, 100/3 kg इस तरह का पढ़ा होगा आपने, और इंटीजर में भी पढ़ा होगा 50 kg। तो चार्ज क्वांटाइज्ड और ये क्वांटाइज्ड और नॉन क्वांटाइज्ड। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट्स, और ये डिफरेंस है चार्ज और मास के बीच में। एक प्रॉपर्टी मैं भूल गया आपको बताना यहाँ पे, ये देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। वो हम आगे सीखेंगे कि चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट कर सकता है। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आ गया होगा, और इस प्रॉपर्टीज़ को आप कायदे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड कुछ
न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि इन प्रॉपर्टीज़ की थोड़ी और फीलिंग आ जाए आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।